गुड आफ्टरनून बेटा। तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाता है क्या होता है, वो अपनी दिशा से थोड़ा सा मुड़ जाता है। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसके बाद हमने कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है ये देखा था। जब कांच में मैं लेजर लाइट जला रही थी तो क्या हो रहा था कि प्रकाश थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा था, उसके बाद फिर सीधा हो जा रहा था। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ दिख रहा है सबको, तो देखिए जो प्रकाश की किरण हम कांच के स्लैब पे डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। यस मैम। और जब प्रकाश की किरण अपनी डायरेक्शन से मुड़ के कांच के अंदर से जाती है उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। और जो प्रकाश की किरण कांच के स्लैब से बाहर निकलती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, निर्गत किरण। ठीक, अब हमने अपवर्तन के नियम क्या क्या पढ़े थे। पहला, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, और दूसरा नियम था, प्रकाश की किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जाए यानी कि साइन आई, और अपवर्तन कोण की जाए यानी कि साइन आर का अनुपात जो होता है वो स्थिर होता है। इस नियम को और क्या बोलते हैं बेटा, स्नेल का अपवर्तन नियम भी बोलते हैं। और बेटा जो साइन आई बटे साइन आर है बराबर एक स्थिरांक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं एन से। ठीक, अब ये एन बराबर किसके होता है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के। ठीक है, तो एक्चुअली में इस एन को क्या बोलते हैं, N21। N21 मतलब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, तो N21 इज इक्वल्स टू V1 बटे V2। N21 को क्या बोलते हैं बेटा, अपवर्तनांक। तो ठीक है, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। आपको कैसे पता कि दो जो है वो, एक जो है कांच है, दो है वायु है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। मैंने तो कहा N21 यानी कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। यस मैम। बहुत सारे बच्चे इसमें हम गलती। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। नहीं बेटा, N21 दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है, यही तो कहना चाह रही हूँ। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, N21 N12। ठीक है, सीधा करना रहेगा, आप इसको उल्टा कर दोगे। ठीक है बेटा, अगर मान लो दूसरा माध्यम क्या है, कांच है, और पहला माध्यम वायु है, तो N21 क्या होगा, V1 बटे V2। तो V1 का मतलब वायु में लाइट की वेलोसिटी, प्रकाश की चाल, अपान V2 यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, ये रेशियो किसके बराबर होगा, ये होगा कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। ठीक है बेटा, तो इसमें कंफ्यूजन ना करिएगा आप लोग कि N21 लिखा हुआ है तो सबसे पहले ऊपर वेलोसिटी किसकी करेंगे, V1 की, V1 बटे V2। ठीक, और ये दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। अगर इसी तरह से मान लीजिए हमको उसका उल्टा करना हो, हमको पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक चाहिए हो, तो उसको क्या कहेंगे, N12। N12 बराबर किसके होगा, V2 बटे V1 के। ठीक है बेटा, तो ये हो गया अपवर्तनांक। अब ये जो स्नेल का नियम था, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल्स टू अपवर्तनांक एंड स्थिरांक, ये किस एंगल तक के लिए जो है मान्य है, जब आई का मान 0 से 90 डिग्री के बीच होगा तभी। ठीक है बेटा, आई का मान अगर 90 से ज्यादा होगा तो स्नेल का नियम नहीं लागू होगा। उसके बाद जैसे अब जल का अपवर्तनांक NW कितना होता है, 1.33 होता है। ठीक, तो अगर मान लो जल का अपवर्तनांक NW 1.33 है, इसका मतलब क्या होगा, वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल बराबर कितना, 1.33, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसका मतलब जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 3 गुणे 10 की घात 8 बटे 1.33। ठीक है, तो इसी तरह से जो जल का अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1.33। इसी प्रकार क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.52। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ देख लो, ये है माध्यम 1 वायु और माध्यम 2 क्या है, कांच। प्रकाश की किरण
कौन सा? आपतन कोण आई बनाते हुए इस पर गिर रही है और फिर आपतन कोण आर बनाते हुए कांच में चली जा रही है। ठीक है बेटा, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? N12, यानी कि कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। ठीक है बेटा, और ये बराबर किसके होता है? 1.52। आपको जनरली सारे अपवर्तनांक याद नहीं करने होते हैं, लेकिन आप जल का और कांच का याद रखिएगा। अच्छा, अगर यही जो माध्यम 1 था वो वायु न होकर निर्वात होता तो क्या होता बेटा? अगर वायु माध्यम के 1, सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हाँ, तो निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है यस बेटा, मैम। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जब हम माध्यम 1 को बस वायु हटा करके आप निर्वात कर दीजिए, तो दूसरा माध्यम चाहे जल है, चाहे कांच है, चाहे कोई भी चीज है, वो उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाता है। यस यहाँ लिखा भी हुआ है कि यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। तो N बराबर C बटे V। वी। हाँ, तो C क्या है बेटा? एक्चुअली में जब भी वायु या कह लो निर्वात में हम प्रकाश की चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। ठीक, तो बेटा क्या है कि C क्या है? मैम वायु में प्रकाश की चाल। बिल्कुल, वायु में प्रकाश की चाल। और आपको याद रहना चाहिए, कभी कभी ये नहीं भी देता है क्वेश्चन में, तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और V दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि कौन से माध्यम का किस माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। कांच का अपवर्तनांक पूछा गया, वायु के वायु के सापेक्ष। सापेक्ष हाँ, तो वो कांच का क्या है? अपवर्तनांक। वो क्या है बेटा? N21 है। ठीक, 2 क्या है? कांच, 1 क्या है? वायु। अगर वायु का कहूं कांच के सापेक्ष, तो वो क्या है? N12। तो इसमें आपको अभी मैंने बता दिया है, आप जाके घर पे ध्यान से इसको पढ़िए कि N21 और N12 में क्या अंतर है। ठीक है, यस मैम। चलिए इसी तरह से हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2। यस मैम। अब हम बात करते हैं कि प्रकाशिक सघन माध्यम क्या होता है और प्रकाशिक विरल माध्यम क्या होता है। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम, आप बताओ, जल ज्यादा सघन है कि वायु? मैम जल। जल। सघन मैम मतलब जिसके कण जो है जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। बिल्कुल, प्रकाश की चाल कम होती है, ये भी एक तरीका है पता करने का। और वैसे भी उस माध्यम के जो कण होते हैं वो आप पास पास होते हैं। यस ठीक, मैम पास पास तो ये होते हैं। बताओ, जल और कांच में कौन सघन है? मैम कांच। बिल्कुल, कांच ज्यादा सघन है, और इसको हम अपवर्तनांक से भी पता कर सकते हैं। ठीक, यस तो मैम। जिस माध्यम का अपवर्तनांक बेटा जितना कम है, वो माध्यम क्या है? सघन है कि विरल है? कांच का अपवर्तनांक 1.52 है और जल का कांच सघन 1.33 है है, और जल में विरल है। विरल है। तो इसको अपवर्तनांक की कैसे पता करेंगे बेटा? अगर दो माध्यम है, तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है वो माध्यम सघन है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम है वो माध्यम विरल है। विरल है। ठीक है, ओके मैम। तो ये हो गया सघन और विरल माध्यम। ठीक, और वैसे भी सघन और विरल माध्यम अपवर्तनांक से भी और नॉर्मली भी आप समझ सकते हो कि जल में ज्यादा जल्दी दौड़ोगे कि वायु में ज्यादा जल्दी दौड़ोगे। ठीक है बेटा, मैम वायु में। वायु में, तो वायु क्या हो गई? विरल हो गई, और मैम जल वायु क्या में हो विरल गई? है, जल सघन है। सघन। ठीक, अब जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो क्या होता है? प्रकाश की चाल क्या होगी? कम हो जाएगी। भाई, विरल माध्यम में ज्यादा तेजी से चलेगा और सघन माध्यम में कम तेजी से। तो क्या होता है कि प्रकाश की चाल जो है, जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है बेटा, यस मैम। इसके बाद हम बात करेंगे गोलीय लेंसों की। गोलीय लेंस क्या होता है? ये आपको मेरे हाथ में दिख रहा है बेटा, यस मैम। ये जो मैंने पकड़ रखा है ये लेंस है। ठीक, अगर दो कांच को आपस में इस तरह से मिला दिया जाए तो वो ऐसा लेंस बन जाता है। ठीक, जैसा कि डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गोलीय लेंस बोलते हैं। आपने किसी का चश्मा देखा है कि नहीं? उनके चश्मे में क्या होता है बेटा? लेंस होता है। ठीक, अच्छा, कभी ऐसा सूक्ष्मदर्शी देखा है कि नहीं? ऐसा गोल सा रहता है, उसको ऐसे लगा करके छोटी चीजें एकदम बड़ी दिखने लगती हैं, तो उसमें भी बेटा लेंस लगा होता है। ठीक, अगर नहीं भी देखा हो तो ये मेरे हाथ में जो है ये है अवतल लेंस बेटा,
क्योंकि ये बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है, ठीक। और दूसरा गोलीय लेंस होता है उत्तल लेंस, ये, ठीक। ये बेटा उत्तल लेंस है। ये क्या है उत्तल बेटा, लेंस ये बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है, ला। ठीक। तो ये हो गए दो तरीके के गोलीय लेंस, जैसा कि तुम डायग्राम में भी देख सकती हो। यहाँ पे ये है उत्तल लेंस जो कि बीच में मोटा किनारों पर पतला, और अवतल लेंस जो कि बीच में पतला और किनारों पर मोटा है। यस मैम। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं बेटा। अभिसारी का मतलब होता है बेटा कि एक जगह पर केंद्रित करना, ठीक, एक यस जगह इकट्ठा कर देना। यस मैम। जैसा कि देख रही हो ये उत्तल लेंस है, जब इससे हम प्रकाश की किरण गुजारते हैं बेटा तो ये इनको एक जगह पे केंद्रित कर देता है, ठीक। यस मैम। यस मैम। इस वजह से हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऐसे ही बेटा अवतल लेंस के ऊपर जब आप प्रकाश की किरण डालोगे तो ये इनको बहुत सारे डायरेक्शन में फैला देता है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं अपसारी लेंस, ठीक बेटा। किस तरह से उत्तल लेंस और अवतल लेंस प्रकाश की किरण को फैला रहा है या एक जगह इकट्ठा कर रहा है, ठीक। यस मैम। तो ये हो गए दो तरीके के लेंस। लेंस और दर्पण में बहुत सारी चीजें कॉमन है, बस ये है कि दर्पण में एक जगह पीछे कलई लगी होती है या फिर कहिए कि पॉलिश लगी होती है, और लेंस में कोई पॉलिश नहीं लगी होती। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है बेटा। चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं लेंस के जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं। ये देखिए ये एक उत्तल लेंस है, तो बेटा ये अगर मैं इसका ये वाला सरफेस कहूं तो ये एक बड़े गोले का भाग होगा, और ये इसका दूसरा वाला भी एक बड़े गोले का भाग होगा, ठीक। जैसे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में दर्पण जिस बड़े गोले का भाग होता था उसके केंद्र को क्या बोलते थे, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। तो उसी तरीके से बेटा लेंस में चूंकि दो सतह हैं तो दोनों तरफ दो बड़े गोले के भाग हैं, ठीक। तो इसके दो वक्रता केंद्र होते हैं, C1 और C2, C2। ठीक। जैसे वहां सिर्फ C होता था बेटा, यहाँ C1 और C2 होगा। तो ये हो गया वक्रता केंद्र C1 और C2। जैसा अब ये अवतल लेंस में है, उत्तल लेंस में है बेटा, इसी तरीके से अवतल लेंस में भी होगा। तो C1 और C2 क्या हो गया, वक्रता केंद्र। उसके बाद जो आपका ये अवतल उत्तल लेंस है, इसका जो एकदम सेंटर पॉइंट है, जैसे वहां पे दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या बोलते थे, ध्रुव, ठीक? यहाँ पे लेंस के सेंटर पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटा, प्रकाशिक केंद्र, ओ, ठीक है। तो बेटा वक्रता केंद्र क्या होता है, जिस खोखली गोले का वह केंद्र होता है उसे ही वक्रता केंद्र कहते हैं। अच्छा कौन कौन खोखले गोले का केंद्र होता है, मैम जिससे लेंस या दर्पण बना हो। लेंस या दर्पण बनाओ, अच्छा। तो जिस गोले का जो है, जिस खोखले गोले का जो है लेंस या दर्पण बना हो उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, यस मैम। ठीक है। कितने वक्रता केंद्र होते हैं, लेंस में दो होते हैं। लेंस में दो होते हैं। और प्रकाशिक केंद्र क्या होता है बेटा लेंस का, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु। फिर फोकस क्या होता है, क्या होता है प्रकाशिक केंद्र, मैम लेंस का केंद्र प्रकाशिक केंद्र होता है। बिल्कुल। जो लेंस होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है वो प्रकाशिक केंद्र होता है, वक्रता केंद्र Yes, प्रकाशिक ma'am. केंद्र नहीं होता है। यस मैम। ये जो आपका लेंस है इसका जो सेंटर पॉइंट है वो होता है बेटा प्रकाशिक केंद्र, ठीक है बेटा। और वक्रता केंद्र लेंस जिस बड़े गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है बेटा। यस मैम। कुछ लोगों ने कहा था फोकस पॉइंट होता है, दर्पण से जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के लेंस के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं, ठीक, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं बेटा, उसको फोकस कहते हैं, ठीक है। और Yes, लेंस ma'am. में दो फोकस पॉइंट होते हैं, एक नहीं, F1 बाईं तरफ और F2 दाईं तरफ होता है बेटा, ठीक है। ये हो गया टर्म्स, हमने पढ़ा वक्रता केंद्र C1 और C2, और C1 और C2 को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है बेटा उसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। और इसके बाद जो M से लेके N तक की डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, द्वारक, और ये है प्रकाशिक केंद्र। और दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस में, उसको हम बोलते हैं फोकस बिंदु, ठीक। फोकस बिंदु से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं बेटा फोकस दूरी, ठीक। ओके मैम। तो ये हो गए
जितने भी टर्म्स हैं आपके लेंस से रिलेटेड। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा।